Om Sai Ram to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hital here. बाबा के श्री चरणों में शत शत नमन करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल. थैंक यू. ओम साई राम जी. आज मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ. सी इट्स माई डायरी. जो बाबा के शिरडी साई बाबा संस्थान से जो रिलीज़ होती है वो डायरी है. ये 2012 की डायरी है. ओके. तो ये डायरी में मैंने अपने जो भी एक्सपीरियंसेस जो हैं, मतलब अभी तक जो भी मैंने एक्सपीरियंस किए हैं बाबा को लेके, वो सारे नोट डाउन किए हैं. सी ये जैसे शुरू से जो मैंने आपसे शेयर किए ना, वो सारे एक्सपीरियंसेस यहाँ पे हैं. मैं जस्ट एक बार आपको दिखा दूँ. सेल्फ ये सारे मेरे एक्सपीरियंसेस हैं और ये सारी चीज़ें मैंने लिखी है अपनी मदर टंग गुजराती में, क्योंकि मुझे ना लिखने का बहुत शौक़ है. तो और उससे मेरा कनेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है. मैं बहुत जल्द रिलेट कर पाती हूँ, इसलिए मैं अपनी मदर टंग में लिखती हूँ, गुजराती में. ओके. सो सारी मेरी 12th की एग्ज़ाम वाली बात या फिर मेरे ग्रेजुएशन वाली बात, जो भी मैंने अभी बताई आप लोगों को पहले की वीडियोस में, जो भी बताया है वो सारी चीज़ें इसमें लिखी है. वो बाबा जब आए थे ना, वो बोल रहे थे छुट्टा 40 रुपया न थे तो 50 रुपया रिक्शा वाला ने आप ही दे. मतलब ये जो मेरे थॉट आया था कि अगर मेरे पास चेंज नहीं है 40 रुपीज़ जो उन्होंने मांगे थे, तो मैं 50 रुपीज़ दे दूँगी. ये सारी चीज़ें तो ये सब मेंशन की हुई है चीज़ें. आज मुझे ऐसे लगा कि आज मैं कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी. और अभी जैसे अधिक महीना चल रहा है ना, तो मेरी ये इच्छा थी कि अभी थोड़े पूजा पाठ चल रहे हैं मेरे काफ़ी अच्छे बाबा की कृपा से. तो यही था कि मुझे देखना था कि मैंने प्रीवियस क्या कर रखा है. मैं ऐसा करती हूँ, मैं डायरीज़ में हर चीज़ नोट डाउन कर देती हूँ. जैसे मैंने कोई स्पेसिफिकली कोई पूजा की है या फिर कुछ है, तो मैं अपनी डायरी में लिख लेती हूँ, ताकि मुझे जब नेक्स्ट टाइम वो करना पड़े, वो नेक्स्ट टाइम जब परफॉर्म करना पड़े, तो मेरे पास अपना रिकॉर्ड हो, तो मैं उसमें से देख सकूँ कि मैंने पर्टिकुलरली इस ड्यूरेशन में या फिर कौन सी पूजा की थी, ये पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, या सॉरी पर्टिकुलर दिन के ऊपर मैंने क्या पूजा की थी, वो मुझे रेफरेंस मिल सके. उसके लिए मैं हमेशा नोट डाउन करके रखती हूँ मेरी सारी पूजा, जो भी मुझे बाबा से गाइडेंस मिलता है उसके अकॉर्डिंग मैं करती हूँ. ओके. तो आज मैं ये देख रही थी, जैसे अभी पुरुषोत्तम महीना चल रहा है और ये था पूर्णिमा आने वाली है. तो कल जैसे पूर्णिमा है, तो मैंने सोचा कि पूर्णिमा के दिन क्या करना है, या फिर मैंने पिछले प्रीवियस अधिक महीने में जो भी अधिक पुरुषोत्तम मास गए हैं उसमें मैंने क्या कर रखा है, तो वो मैं देख रही थी. उसी टाइम पे ये डायरी मुझे मेरे हाथ लगी. और ये मेरे एक्सपीरियंस वाली डायरी है, और जिसमें मैं ये सब रिकॉर्ड्स बनाती हूँ ना, वो एक अलग डायरी है. तो ये मेरे हाथ लगी, तो मैंने फिर इसको भी थोड़ा पढ़ा. मैं बोला इसमें क्या लिखा है. खैर याद तो था, लेकिन फिर भी ये होता है ना कि उस ऑरा में चले जाते हैं. और ये 2012 की डायरी है, तो उस टाइम पे मैं तो शिरडी में थी, तो मैंने इसीलिए इतने कनेक्टिविटी के साथ इसको पूरा पढ़ा. और पूरा तो नहीं, लेकिन जितना हो पाया मेरे से उतना मैंने पढ़ा. और मैं चाहती थी कि आज मेरे हस्बैंड का अभी बर्थडे आ रहा है 2 अगस्त को, तो शायद मैं ये वीडियो भी उसी दिन रिलीज़ करूँगी, उनके बर्थडे के दिन. ठीक है. तो आज 31 है, तो आज मैं ये इसीलिए वीडियो बना रही हूँ, ताकि उनके बर्थडे के दिन मैं ये उनको सरप्राइज़ दे सकूँ, या फिर मैं बता सकूँ कि किस तरह से वो और मैं हम दोनों मिले, और किस तरह से हम अपना सोलमेट बने, किस तरह से बाबा ने हमें एक दूसरे से मिलवाया, और किस तरह से हमने अपना वैवाहिक जीवन शुरू किया. ओके. तो बात करती है, ये है 2005 की बात. 9 जनवरी 2005 को मेरे हस्बैंड शाम को 8 से 8:30 के बीच का टाइम आप कंसिडर कर लीजिए. उस टाइम पे अचानक मेरे घर पे आए थे. मैं भी नहीं थी तब, मैं हॉस्पिटल में थी, क्योंकि मैं पूरा दिन 8 to 8 जॉब करती थी, क्योंकि मुझे घर पे रहना पसंद नहीं था. तो पूरा दिन मेरा ऐसा ही था. दोपहर 2 बजे आना, एक हॉस्पिटल से आना, फिर मेरे घर के पास जो दूसरा हॉस्पिटल था ओम ICU करके, तो मैं वहाँ पे भी जाती थी. इस तरह से मैं पूरा अपना शेड्यूल बिजी रखती थी, खुद को बहुत बिजी रखती थी उस टाइम पे. तो ये आ गए अचानक बिना फ़ोन किए, कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया था हमें. और ये मेरी सिस्टर इन लॉ और उनके हस्बैंड, ये तीनों जन आए थे उस टाइम पे. तो मेरी सिस्टर ने मुझे बोला, मैं वहाँ पे थी हॉस्पिटल में, तो उसका मुझे कॉल आया कि दीदी आपको देखने के लिए एक प्रपोज़ल है आपके लिए, तो आप आ जाइए. अब मुझे ऐसा लगा कि वो शायद मजाक कर रही होगी, क्योंकि रात को 8:30 बजे कोई इन्फॉर्म किए बगैर थोड़ी आएगा. थोड़ा ये माइंड सेट था हमारा. तो हमें लगा कि
मे बी शी वॉज जोकिंग यार। तो मैंने उसको जस्ट थोड़ा इग्नोर किया। मैं बोला यार अभी ना काम में हूँ, बिज़ी हूँ, प्लीज़ डिस्टर्ब नहीं कर मुझे। और फिर मेरे पापा का तुरंत फ़ोन उसने रख दिया। फिर उसके बाद मेरे पापा का लैंडलाइन से फ़ोन आया, तब मुझे पता चला अच्छा अब घर से फ़ोन है तो फिर कंफर्मेशन ही होगा, मतलब पापा का ही कॉल है, मतलब घर से है तो अभी रिसीव करना है। और जब उठाया तो पापा ने बोला कि अभी कितना टाइम है आने में। मैं बोला पापा थोड़ी देर लगेगी। क्यों? तो बोलते नहीं अभी घर आ जाओ, सब सेटल है तो फिर थोड़ा जल्दी निकल आओ। मैं बोला ओके। तो पापा बोल रहे थे तो अब तो कोई ऑप्शन नहीं था, देन आई हैव टू कम। सो मैं चली आई। और मुझे ये बात तो पता थी, मेरी सिस्टर ने बोल दिया था ऑब्वियसली पहले कि ये है, लेकिन पहले मैंने उसकी बात को मजाक में लिया। मुझे लगा वो मजाक कर रही है, सच नहीं बोल रही, लेकिन वो बेचारी सच बोल रही थी उस टाइम पे। फिर मुझे वो बोलती है कि दीदी आप ऐसा करो, उसकी फ्रेंड का किसी का घर था नज़दीक में, मतलब हॉस्पिटल से बीच में उसकी फ्रेंड का घर आता था, फिर मेरा घर आता था, ये था। तो बोलती है कि दीदी आप ऐसा करो, आप ना वहाँ पे जाके मेरी फ्रेंड के घर पे जाके थोड़ा ग्रूमिंग कर लो खुद को और फिर आओ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़का ना आपको पसंद आ जाएगा तुरंत। और वो पहला ही लड़का था जो मैंने देखा था। मेरे हस्बैंड जो हैं उनको ऑफिशियली जैसे घर पे आना और देखना जैसे मतलब बातें होती है उस तरह से। तो उस टाइम पे वो आए। और जब मैं जस्ट एंटर हुई, मैंने सैटरडे था और मेरी मम्मी और दादी नानी सबका ये था कि चंपी अच्छे से करते थे। मतलब हमारे बालों में पहले जब हम छोटे थे तब ऑयल होता ही होता था, और जब हम बड़े हुए कॉलेज में गए और उस ड्यूरेशन में ये था कि सैटरडे जब हो तब हम बालों में तेल अच्छे से लगाते थे, मतलब प्रॉपर ऑयलिंग होता था हमारा। तो सैटरडे के दिन जब दोपहर को हम आ जाते स्कूल ये कॉलेज से या फिर जॉब से, तब बालों में तेल लगा देती थी अच्छे से। तो ये हुआ। और बाकी तो मेरी हॉस्पिटल क्लिनिक ये आईसीयू तो हमारा नज़दीक में ही था मेरे घर से। आप समझ लीजिए 1-8 किलोमीटर का डिस्टेंस, 1-1.5 किलोमीटर का होगा, नॉट मोर देन दैट। ओके। तो वहाँ पे हम लोग मतलब मैं चली गई। फिर उसके बाद मेरी सिस्टर ने मुझे, मतलब उसका कहना ये था कि ऑयलिंग किया है बालों में, इसलिए उसकी फ्रेंड के घर पे जाके मैं ऑयल वॉश करके, मतलब हेयर वॉश लेके फिर घर आऊँ। तो मैंने उसको मना कर दिया। मैं बोला देख हमें तो वैसे भी इनको वापस भेजना है, मतलब ये होता है ना मजाक में जैसे बोलते हैं बच्चे। तो मैंने उनको ऐसे बोला, मैं बोला हमें तो वैसे भी वापस भेजना है ना। तो फिर कोई बात नहीं, जैसी हूँ वैसी आऊँगी और जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी, ठीक है। और मैं गई एज इट इज़ जैसी ही। मुझे आज भी याद है मैंने ऑरेंज और ग्रीन कॉम्बिनेशन में ड्रेस पहना हुआ था। और शाम मेरे बाल भी तब इतने छोटे से, इतने से बाल थे मेरे। यस। और मैं गई और जाते ही ऐसे जैसे इनको जैसे मैंने देखा ना फर्स्ट टाइम, मुझे ऐसा लगा कि जैसे इनको तो मैं कई सालों से, मतलब बहुत पुराना रिश्ता है, मतलब बहुत ही अच्छे से जानती हूँ, ठीक है ना। ये तो है ना जैसे यहाँ बोलते लव एट फर्स्ट साइट जैसा, कि पहले देख के तो ये लगा कि अच्छा इनको तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और फिर जब हमारी बातचीत हुई वगैरह तब भी ऐसा इतना कुछ ये नहीं। हाँ, लेकिन मैंने उनको ये पूछा कि आप कहाँ पे, आप कौन से हॉस्पिटल में हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। और ये बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो बड़ौदा में पहली बार आया हूँ, और मतलब इतना पहली बार रुका हूँ, इनफैक्ट आपके एरिया में ही मैं पहली बार आया हूँ, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आपने मुझे देखा होगा। मैं बोला पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ये शायद मैंने आपको देखा है। ऐसे ही ये अंदर से वो फीलिंग आ रही थी मुझे, जैसे मैं इनको मैं बहुत ही अच्छे से जानती हूँ। ओके। फिर इन्होंने मुझसे मेरा नंबर मांगा। जब हम ये होता है ना लड़का और लड़की बैठते हैं, बातचीत करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के ख्यालात कैसे हैं ये पूछते हैं। अच्छा, उस टाइम पे ना बाबा ने मुझे एक हिंट दिए थे, या फिर 3 क्वेश्चंस बोले थे कि अगर मुझे कोई लड़का देखने आने वाला है तो मुझे उनसे ये क्वेश्चंस पूछने हैं। अभी ये भी एकदम क्लियर बोल दूँ कि बाबा आते हैं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे स्वप्न में मुझे याद है ये चीज़। और वो क्वेश्चंस क्या थे वो फ़िलहाल वो डायरी कहाँ, मतलब मुझे ढूंढनी पड़ेगी। वो क्वेश्चंस मुझे फ़िलहाल याद नहीं है, लेकिन वो मैंने नोट डाउन करके रखे हैं। और वो क्वेश्चंस के बारे में इतना पर्टिकुलर और इतना प्रिसाइज थी मैं कि मुझे यही क्वेश्चंस मतलब कोई भी लड़का अगर मुझे देखने आएगा ना, मुझे यही 3 क्वेश्चंस ही पूछने हैं। अदरवाइज जैसे लोग पूछते हैं ना आपकी चॉइस क्या है, क्या पसंद है खाने में, कौन सा कलर, ये वो फलाना ठिकाना, ये सब हमने कुछ भी नहीं पूछा था। ओके। मैंने सिर्फ इनको ये 3 क्वेश्चंस जो बाबा ने मुझे गाइड किए थे वो क्वेश्चंस पूछे। एंड मेरे हस्बैंड ना उसी से इम्प्रेस हुए। वो बोलते हैं मैंने इतनी सारी लड़कियां देखी, उन्होंने तब मुझे बता रहे थे शायद 22-24 लड़कियां देखी थी उन्होंने, लेकिन बोलते हैं मुझे आज तक किसी भी लड़की ने ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे। ओके। और ये बात तो खैर बाद में उन्होंने बताई, उस टाइम पे तो नहीं बताई थी। और फिर फ़ोन नंबर की बात आई कि वो उन्होंने मुझे बताया कि आपका फ़ोन नंबर मुझे चाहिए। तो तब मोबाइल्स वगैरह सब नए नए थे, तो मेरे पास वो 1100 नोकिया 1100 जो फ़ोन है वो था। तो मैंने, क्योंकि मुझे भी इनका नंबर चाहिए था, तो अब मैं डायरेक्ट तो मांग नहीं सकती कि हाँ आप मुझे अपना नंबर दीजिए, मैं आपको अपना नंबर देती हूँ। मतलब उस टाइम पे थोड़ा हम ये थे थोड़े इस तरह से रिजिड
थे हम लोग, ठीक है। तो ये हुआ, तो मैंने उनको ये बताया, मैंने बोला आप ऐसा करिए, मुझे मेरा नंबर तो याद नहीं है, आप ऐसा करिए अपना नंबर बोल दीजिए, मैं आपको मिस कॉल देती हूँ ताकि आपके पास मेरा नंबर और मेरे पास आपका नंबर आ जाएगा। तो ऐसे करके इनफैक्ट मैंने उनसे अपना उनका नंबर इस तरह से लिया और अपने मोबाइल से उनको मिस कॉल दे दिया, ठीक है। अभी रात को सेम डे रात को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास फिर तो वो मतलब जस्ट बातचीत करके चले गए, क्योंकि वो भी स्पेशली मुझे देखने के लिए नहीं आए थे। वो मेरी ननन की कोई फ्रेंड है, हमारे एरिया में रहते थे, तो उनके घर पे कुछ फंक्शन था, हो सकता है बर्थडे था या फिर पूजा थी, कुछ था, तो वो लोग वहाँ पे आए हुए थे। और इन बिटवीन इनकी मम्मी का फ़ोन आया कि ये एक प्रपोजल है, तो आप लोग जाके मतलब उसी एरिया में हो तो जाके देख के आओ। तो ऐसे सब प्लानिंग हुआ है, सच कुछ मतलब ऐसे बोलते हैं ना जैसे बाबा ने ये सब प्लानिंग किया, हमारा कुछ भी प्लानिंग नहीं था उस टाइम पे। तो इस तरह से कौशिक जी आए मेरे घर पे, और सेम डे रात को 11 बजे इन्होंने मुझे कॉल किया, मैसेज किया, सॉरी ये SMS किया था, ओके। और उन्होंने मुझे बोला कैन आई कॉल यू। तो और मुझे आज भी याद है कि उस टाइम पे हम लोग टाइटैनिक मूवी देख रहे, मैं मेरी सिस्टर और हम सब चारों भाई बहन बैठ के वो मूवी देख रहे थे, और मम्मी पापा सो गए थे। और एकदम से ये नोटिफिकेशन आया, तो मैंने उठ के देखा, मेरा मोबाइल डाइनिंग टेबल पे पड़ा था और हम सब टीवी देख रहे थे। तो मैंने देखा तो इनका मैसेज था। अब मुझे इनको आंसर करना था, हाँ या ना, एक होती है ना क्या बोलते, एक रीत होती है कि भाई हमें उनको जो भी है आंसर करना है। सो मैंने मेरी मम्मी से बात की, मैं बोला मम्मा ये आए, मतलब अभी जो शाम को जो लड़का देख के गया था उसका कॉल मतलब मैसेज आया है और वो मुझे और एक बार मिलना चाहते हैं, क्या करूँ। तो मम्मी बोलती है ठीक है मिल ले अगर तुझे पसंद है तो। और हाँ, बीच में एक बात बोलना भूल गई, वो बता देती हूँ। मैंने मेरे हस्बैंड को ये बताया कि मतलब जब ये चले गए यहाँ से वापस, मतलब मेरे घर से जब ये लोग निकल गए, उसके बाद जब मैं बाबा के सामने दिया जला रही थी, क्योंकि मेरा ये नियम था कि मैं चाहे कितने भी बजे हॉस्पिटल से रिटर्न आऊँ, मैं शाम को घर के मंदिर में बाबा का दिया जलाए बगैर, मतलब बाबा के सामने प्रणाम किए बगैर और दिया जलाए बगैर मैं कुछ भी खाती पीती नहीं थी। ये मेरा नियम था, चाहे 10 बज जाए, चाहे 11 बज जाए, चाहे 9 बजे, कितना कोई भी टाइम हो। तो मेरा घर का मंदिर मम्मी हमेशा खुला रखती जब तक मैं घर पे ना आ जाऊँ तब तक, और फिर घर पे आने के बाद फिर मंदिर के पाठ बंद हो जाते थे। तो उस टाइम मैंने मम्मी को ऐसा ही बोला, ये दिया लगाते हुए, सॉरी, मैंने मम्मी को बोला कि मम्मा अगर ये लड़का हाँ बोलता है ना तो मेरी भी इच्छा है कि इसी से शादी करेंगे, मतलब इसी से मुझे शादी करनी है, ओके। तो मेरे पापा बोले अभी, और मैं और मेरी मम्मी ये बात कर रहे थे किचन में, और अचानक से मेरे पापा की एंट्री हुई लिविंग रूम से। देन ही सेड कि अरे पहले उनका बैकग्राउंड तो देखने दो, क्या है, क्या कर रहा है, अभी तो जस्ट फर्स्ट मीट हुई, और वो भी इतनी जल्दी। और हमारे घर पे तो क्या होता है ना, 8:30-9 बजे, मतलब 8 साढ़े 8 बजे तो सब जैसे संध्या पूजा का टाइम हो जाता है, उसके बाद सब अपना फिर नहा धो के नाइटी पहन लेते हैं, तो 8:30 बजे के आसपास तो सब नाइटी में थे। ये हुआ, और तब ये लोग आए थे। अब बाबा की कृपा ये रही थी, मतलब मैंने मेरे हस्बैंड के लिए ऐसा बोला मम्मी को कि अगर ये लड़का हाँ बोलता है तो मैं इसी से शादी करना चाहती हूँ, और पापा का ये कहना कि पहले देखते हैं, बाकी सब बैकग्राउंड चेक करते हैं, फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है, ऐसे डोक के। और रात को इनका ये मुझे मैसेज आया, मम्मी को पूछा मैंने रात को कि क्या करूँ, मम्मी बोलते ठीक है मिल लें। और सेकंड डे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, संडे था, संडे को तो नहीं लेकिन मंडे को मैं इनको मिलने के लिए गई थी ऑब्वियसली, और मंडे में फिर एक कैफ़े में हम लोग मिले थे, और सारी बातें हुई, मतलब मैं उस टाइम पे मेरी एक फ्रेंड को भी साथ में लेके गई थी, और मैं और पूनम नाम था उसका, तो मैं और पूनम दोनों गए थे, और फिर पूनम किसी काम से निकल गई और हम लोग बातें करते रहते। तो मेरा पहले से यही था कि मेरे पास बात करना मतलब सिर्फ़ और सिर्फ बाबा की बातें, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि अभी से शुरू है, ये पहले से, जब से मैं बाबा की भक्ति में आई हूँ मैं सिर्फ बाबा की बातें करती हूँ, अगर मैं ऐसा बोलूँगी ना तो भी चलेगा, ओके। तो मैं इनके साथ बैठ के कंटिन्यूसली ये कन्वर्सेशन, मतलब बाबा है, बाबा ने ये बोला, मतलब जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हुए प्रीवियस कॉलेज लाइफ में, ये सब वो मैंने शेयर किए। अब मुझे फिर बाद में, मतलब जब मैंने मेरी फ्रेंड को बताया ना, तो मुझे बोलती है कि पागल, कोई डेट पे ऐसी बातें थोड़ी करता है। मैं बोला तो क्या बात करूँ, मुझे कोई टॉपिक मिला ही नहीं, ठीक है, बाकी कुछ भी टॉपिक मुझे नहीं मिला उनसे बात करने के लिए, मुझे सिर्फ यही टॉपिक, मतलब आपको उससे तो पता है कि मैं बाबा के लिए इतना क्रेजी हूँ, तो मैंने सिर्फ बाबा की बातें की। और उस टाइम पे मैं सुबह जैसे पूजा करके जाती ना, तो मेरे हाथ पे कुमकुम जो लगाता है, तो उसकी वजह से ये रेड होते थे, और हाथ में वो पूजा का एक हार लेके जाती थी मैं बाबा के लिए हमेशा, तो वो हार मतलब वो हार था मेरे पास, ओके। तो इन्होंने मुझे मतलब वही सब देखा, जो हाथ में कुमकुम लगना, वो जो मेरा लुक था ना, वो उससे बहुत इम्प्रेस हुए थे।
ओके कि जैसे पूजा किया हुआ है तो यहाँ पे भी वो बाबा का अष्टगंध लगा था, उदी लगी हुई थी। तो इनको ये सब बहुत ही इम्प्रेसिव लगा। हालांकि ही इज़ अ फॉरेन रिटर्न, ओके, दो उनको इतना अच्छा, मतलब वो शायद उन्होंने मुझे बाद में बताया कि वो बोलते हैं मैं तेरे ना उसी चीज़ से बहुत इम्प्रेस हुआ था। तो मैं हमेशा ऐसा बोलती हूँ कि वो जो अष्टगंध लगना या फिर बाबा का कुमकुम, मतलब कुमकुम माता रानी का कुमकुम था या फिर अष्टगंध था, जो भी मैंने मॉर्निंग में पूजा करी थी उसका वो निशान जो बना था, अभी भी होता है, लेकिन शाम तक, आज मैं शाम को वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इसलिए वो सब मतलब निकल गया है ऐसे। तो ये है कि वो उसी चीज़ को देख के मुझसे इम्प्रेस हुए थे ना। उनको वो सारी चीज़ें ये थी, बहुत अट्रैक्ट की थी मुझ में। ओके, वो बोलते हैं ये फेस में जब बाबा की बातें करती है तो उस टाइम उनको भी ऐसा लगा कि बाबा मतलब कोई लिविंग पर्सनालिटी हैं जिनको मैं बहुत मानती हूँ। जैसे हमारे गुजरात में जैसे मोरारी बाबू है, ठीक है, जो कथा करते हैं राम जी और रामायण की कथा करते हैं, तो जैसे वो कैसे हैं उस तरह से इनको ऐसा लगा कि साईं बाबा कोई लिविंग पर्सन है जिनका जिनकी मैं फॉलोअर हूँ ऐसे। तो तब मैंने उनको बोला कि बाबा हाँ बोलेंगे, देखिए मुझे आप पसंद तो हो, लेकिन अगर बाबा हाँ बोलेंगे ना तो मैं कंफर्म करूँगी, मतलब तो अगर बाबा ने हाँ बोला मतलब कंफर्म, मेरी ओर से भी कंफर्म, फिर मुझे कुछ नहीं जानना है, आपका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं, जो भी है मैं आपसे ही शादी करूँगी, लेकिन बाबा हाँ बोलेंगे तो। ओके, और फिर इनको ऐसा लगा कि हम कहीं जाएंगे बाबा से पूछने के लिए जिनको हम मानते होंगे ऐसे, ये मेरे हस्बैंड का ये थॉट था। फिर मैं और वो दोनों गए फतेहगंज एरिया में, हमारे बड़ौदा में एक मंदिर है, वहाँ पे बाबा की एक मूर्ति है, बहुत साल पुरानी मूर्ति है वो, काफ़ी साल, और अब उस टाइम भी पे ही उसमें रेलिंग लगा दी थी ताकि कोई उसको छू ना पाए, जैसे द्वारका माई का पत्थर कैसे है उस तरह से, क्योंकि वो बहुत पुरानी मूर्ति है और मुझे जहाँ तक नॉलेज है वो मिट्टी की बनी हुई मूर्ति है। जब ये बनते थे ना गणेश जी, गणेश पूजन जब होता था तो गणेश जी जब बनते थे तो मिट्टी के, उस टाइम पे इसी तरह से ये मूर्ति भी बनाई गई थी। जो कारीगर गणेश जी की मूर्ति बनाते थे उन्होंने उन्हीं में से किसी एक ने ये जो रेसिडेंट है वहाँ के, उनके लिए, उनके घर के लिए बाबा की मूर्ति बनाई थी, और फाइनली उसी घर में उन्होंने बाबा का मंदिर बना दिया। तो मैं जहाँ पे हम लोग बैठे थे फतेहगंज में, तो वहाँ से वो मंदिर बहुत नज़दीक पड़ता था, वॉकेबल डिस्टेंस था, तो हम लोग वहाँ पे चले गए। अब शुरू होती है बाबा की लीला। देखिए पहले तो है ही जो रात को अचानक आना इनका अनसर्टेन है ना, ये सब तो हुआ, वो 3 क्वेश्चन वाली लीला भी, और ये 3rd लीला मेरी शादी में, मतलब जब मैं और ये मिले ना, मैं और मेरे हस्बैंड मिले, उस टाइम पे ऐसा लगा जैसे सारी चीज़ें बाबा ने प्लान करके दी हुई है। ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ द मूवी, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, और वो मैं और मेरे हस्बैंड जस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, ये मुझे फीलिंग आ रही थी उस टाइम पे भी। तो ये था कि हाँ, वो मंदिर एंड टाइप, मैं बैक ऑफ द माइंड में बाबा को घर से ये प्रेयर करके गई थी कि बाबा अगर ये जो लड़का मुझे देख कर गया है या फिर जिनको मैंने कल रात को देखा है, आज मैं जा रही हूँ उनसे मिलने के लिए, और मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगी अगर आप चाहते हो ये लड़का मेरे लिए ठीक है या फिर मेरा लाइफ पार्टनर बनने के लिए 100% सूटेबल है मेरे अकॉर्डिंग, मेरी जो पर्सनालिटी है या फिर जो भी मेरा थॉट प्रोसेस है या फिर जो भी मेरे लाइक्स डिसलाइक्स है उसके साथ अगर ये सूटेबल है तो आप मुझे कैसे भी गाइड कीजिएगा, तो मैं इनसे शादी करूँगी। क्योंकि होता है ना कि अलग रीजन से लोग होते हैं, हमें नहीं आइडिया होता, और कोई कनेक्शन नहीं था, मतलब जैसे शादी होती है तब होता है ना मीडिएटर कोई होता है, तो मेरे और मेरे हस्बैंड के शादी के टाइम हमारे लिए हमारे मीडिएटर हमारे बाबा थे। ओके, तो मैंने मतलब बाबा से ही मैंने ये सारे कन्वर्सेशन कर रखे थे कि बाबा आप मुझे कोई ना कोई हिंट दीजिएगा कि ये नो इज वेदर दिस पर्सन इज़ परफेक्ट फॉर मी और नॉट, ओके लाइक दैट। सो हम लोग दोपहर 12 बजे का टाइम था, तो 12 बजे आरती का मतलब वहाँ पे आरती होती थी, तो हम लोग चले गए। अब बाई चांस वो मंदिर बंद था, मतलब सीढ़ी से चढ़ के ऊपर जाना था और वो मंदिर लॉक था। तो ऊपर जाने के बाद हमें पता चला कि वो जो ग्रिल लगाई थी उन्होंने, वहाँ से वो ग्रिल लॉक है। तो मैं थोड़ा अंदर से थोड़ी अपसेट हो गई, क्योंकि ये भी मुझे पसंद आ गए थे, लेकिन मुझे ये इच्छा थी कि बाबा से कन्फर्मेशन चाहिए था मुझे कि बाबा एक बार हाँ बोले तो फिर मैं आगे बढ़ूँगी इनके साथ ऐसे। तो ये था कि मंदिर बंद था, तो मैं पूनम और कौशिक जी हम तीनों नीचे उतरे, तो मेरा मुंह ऐसा थोड़ा लटका था, और वो उनके घर के एग्जैक्ट सामने एक दादी थी
जो अच्छे से जानती थी, क्योंकि मैं वो मंदिर में भी रेगुलर आती जाती थी, तो लोग मुझे जानते, मतलब आस पड़ोस के जो लोग थे, इवन जो पुजारी जी भी थे वो भी अच्छे से, बहुत ही अच्छे से मुझे जानते थे। लेकिन उस टाइम पे जैसे ही मैं उतरी तो दादी जी जो सामने बैठी थी वो मुझे बोल रही, जैसे गुजराती में, क्योंकि मैं गुजराती में इसलिए बोलती हूँ वो कन्वर्सेशन, क्योंकि मैं उसके साथ कनेक्ट हो पाती हूँ, है ना। और मैं हमेशा वर्ड्स के लिए भी बहुत बहुत प्रिसाइज रहती हूँ कि अच्छा दादी ने कोई भी मुझे कुछ बोलता है ना, तो मैं हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में उसको याद कर लेती हूँ कि अच्छा आज ये शब्द बोले हैं इन्होंने, लाइक दैट। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे मैं पहले गुजराती में बोलती हूँ, फिर आपको उसका हिंदी में बताती हूँ कि क्या मतलब है। तो उन्होंने मुझे बोला શું થયું, કેમ મોઢું પડી ગયું છે આજે તારું, लाइक ना कि क्या हुआ, क्यों आज मुंह उतरा हुआ है तेरा, ऐसे समथिंग लाइक दैट। तो मैंने उनको बताया कि दादी ये मंदिर बंद क्यों है आज। ठीक है, मैंने उनसे ऐसे पूछा कि दादी ये मंदिर बंद क्यों है, कहाँ गए पुजारी जी। और तो बोलते हैं उनके फैमिली में किसी की इमरजेंसी क्रिएट हो गई थी फैमिली में कहीं पे, तो उनको अचानक जाना पड़ा, तो अभी 11:30 साढ़े 11 कोई सब निकले हैं ऐसे। तो और बोलते तू इतनी उदास क्यों है, मतलब किम तारू मोढ़ू पड़ेलू है, मतलब उतरा हुआ मुंह क्यों है, इस तरह ऐसा समथिंग। तो मैंने बोला मंदिर बंद है, मैं बाबा के मिलने के लिए आई थी लेकिन आज मंदिर बंद है इसलिए। तो मुझे बोलता है कोई बात नहीं, जा यहाँ पीछे ना नीम के पेड़ के नीचे तेरा बाबा बैठा है, ओके જા અહીંયા લીમડાના ઝાડ પાછળ લીમડાના ઝાડ નીચે તારા બાબા બેઠા છે। ओके वो शब्द थे उनके कि जा અહીંયા पाछड़ લીમડાના ઝાડ નીચે તારા बाबा बैठा है। तो मैं गई वहाँ पे इनको लेके, और देखिए बाबा कैसे कैसे लीला करते हैं। अगर ये मंदिर मुझे खुला मिल जाता तो मैं बाबा को शायद चरण स्पर्श या फिर टच नहीं कर पाती, क्योंकि बहुत डिस्टेंस है, हम लोग मूर्ति के फिजिकली स्पर्श नहीं कर सकते, बहुत डेलिकेट मूर्ति है इसलिए। ओके तो उसकी जगह पे पीछे जो मंदिर था ना, मतलब पीछे जो मंदिर था वो बस एक पेड़ के नीचे इतना छोटा सा एक बॉक्स या कुछ रखा हुआ था, और उसके अंदर बाबा की मूर्ति थी जर्मन सिल्वर की, जो शिरडी में मिलती है ना, चांदी जैसी मूर्ति मिलती है। मुझे तो पहले पता नहीं था, मैं समझती थी कि चांदी की मूर्ति है, लेकिन बाद में वहाँ पे जब गई तब मुझे पता चला कि वो मेटल जो होता है वो जर्मन सिल्वर बोला जाता है उसको, तो उसकी मूर्ति थी। तो वहाँ पे जाना, फिर बाबा को वो हार मेरे पास तो था ही पहले से, तो मैंने बाबा को हार चढ़ाया और मन से बाबा से प्रेयर की कि बाबा ये जो लड़का मेरी साइड में खड़ा है, अगर ये मेरा लाइफ पार्टनर बनने के लिए अगर योग्य है, 100% परफेक्ट है, और अगर आप साथ हो, ठीक है, तो आप मुझे कोई गाइडेंस दीजिए, कुछ इंडिकेशन दीजिए ताकि मैं इसके साथ आगे बढ़ सकूं, मुझे कंफर्मेशन आपसे चाहिए। ओके तो बाबा से इस तरह से मैंने प्रेयर किया था कि बाबा, मतलब अभी ये है कि वर्ड्स नहीं पकड़िएगा, मीनिंग पकड़ लीजिएगा, क्योंकि ये सारे प्रेयर के वर्ड्स मुझे याद नहीं रहते। किसी के बोले हुए शब्द जो होते हैं ना, वो मैं हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में याद रखती हूँ, जो हमेशा बोलती है ना इन्वर्टेड कॉमा में, तो वो रहता है मेरे शब्द में। प्रेयर का जो शब्द मुझे याद नहीं होंगे शायद, या फिर उसमें आगे पीछे हो सकता है, मीनिंग मैं बता देती हूँ कि ऐसे ही बाबा से मैंने ऐसे प्रेयर की थी कि बाबा आप मुझे इनसे, मतलब मेरे जो हस्बैंड है, ये लड़का मेरे बाजू में खड़ा है, अगर ये लड़का आपने मेरे लिए चूज़ किया है या फिर इसके साथ मेरा जीवन अगर अच्छा है, तो आप मुझे कोई ना कोई इंडिकेशन दीजिए। ऐसे बोल के मैं बाबा के सामने ऐसे प्रेयर कर रही थी, और मेरे हस्बैंड ऐसे क्रॉस हैंड में खड़े थे, देख रहे थे जो भी हो रहा था। और मेरी फ्रेंड पूनम भी, क्योंकि वो जैन थी, हाँ, तो वो भी मेरे साथ मतलब आई थी वहाँ पे, और वो दोनों बैठ के मतलब खड़े देख रहे थे जो भी कर रही थी मैं वहाँ पे। तो मैंने बाबा के जैसे आशीर्वाद वाली मुद्रा थी, तो मैंने बाबा को यहाँ पे एक फूल चढ़ाया था। ओके तो जैसे ही मैंने प्रेयर करके आँख खोली, और अचानक से बाबा के ऊपर यहाँ पे चढ़ा हुआ फूल नीचे गिरा। ओके तो पूनम को तो ये बात मैंने पहले से बता दी थी कि मुझे पता था कि मुझे ना पूनम कंफर्मेशन बाबा से चाहिए, अगर बाबा ने कंफर्म कर दिया ना तो मैं फिर इसी लड़के से शादी करने वाली हूँ। ओके और बाबा की कृपा देखो, यहाँ से फूल गिरना, और मैंने उस टाइम पे मेरे हस्बैंड को वहाँ पे उदी थी, अगरबत्ती जल रही थी उदी बाबा के सामने, तो उसी को उदी मान के उसको उदी में ऐसे बोलते हैं ना, हाथ घुमाया, और वो ही सबसे पहले जो होता है ना फर्स्ट टच, तो वो मैंने इनको तिलक लगाया मेरे हस्बैंड को, वुड बी हस्बैंड उस टाइम पे, अभी तो जो मेरे हस्बैंड हैं वैसे, तो मैंने उनको तिलक लगाया, और मैंने उनको फिर यही बताया, मैं बोला देखिए आपका और मेरा रिश्ता ना इन्होंने तय किया, इन्होंने मतलब बाबा ने। ओके आप मेरी लाइफ में कन्फर्मेशन जो सबसे पहला होता है ना, वो मैंने बाबा से लिया है। अब तब तक ना ही मेरे पेरेंट्स ने इनके पेरेंट्स को देखा था, कुछ भी नहीं था, ठीक है, सिर्फ मेरी सिस्टर इन लॉ, उनके हस्बैंड और मेरे हस्बैंड बस, और हमारे फैमिली मेम्बर्स बस, इतने ही। लेकिन जो फाइनल कंफर्मेशन था ना, वो बाबा से था, बाबा से आ गया था मुझे। सो अब मेरा ये बोलते हैं ना वापस आना, कि यहाँ से मैं मतलब उनसे कमिट हो चुकी थी वहीं पे बाबा के सामने, कि नाउ फाइनली मैं आपसे ही शादी करूँगी, क्योंकि बाबा ने बोला है।
ओके तो ये सब देख के वो इतने सरप्राइज थे कि मतलब ये मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब ये कौन है वो ये सारी बातें उन्होंने मुझे शादी के बाद बताई कि मैं वो सब चीज़ें देख के इतना इम्प्रेस, मतलब इम्प्रेस तो नहीं लेकिन सरप्राइज हुआ कि आज के टाइम में ऐसी भी कोई लड़की होती है, मतलब भगवान के ऊपर इतना ब्लाइंड फोल्डेड फेथ। मैं वो बोलते हैं कि मैंने तूने ना ही मुझे अपने एजुकेशन के बारे में पूछा, ना ही मुझे बाकी कोई भी चीज़ पूछी, कुछ भी नहीं, और तूने एकदम से हाँ बोल दी। मैं बोला हाँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बाबा को ना 9 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए थे मेरे वुड बी हस्बैंड के लिए, और मुझे पता था कि बाबा ऐसा ही बंदा मेरे पास लाएंगे जिसका जिनके 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 अंदर ये 9 कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, ऐसा ही बंदा मेरे पास लाएंगे और वही मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा। और मेरे हस्बैंड में मैंने 9 मांगे थे, मैं अभी सच बोलती हूँ कि 99 है बाबा ऐसे ही लीला करते ना, इसलिए जब भी उनकी लीला की बात होती है ना तब मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती, सॉरी फॉर दैट। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मैंने बाबा से 9 लिस्ट बनाई थी कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे वुड बी हस्बैंड के लिए, और जैसे अभी मैं ऐसा बोल सकती हूँ मेरी शादी को 18 साल हो गए उसके बाद कि मेरे हस्बैंड में 99 है। ओके तो जब आप कोई चीज़ बाबा के ऊपर छोड़ देते हो ना, जब आप फेथ करते हो उनके ऊपर, और सॉरी ओके जब बाबा के ऊपर आप फेथ करते हो ना तो बाबा आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं हमेशा बोलती हूँ ना, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस ही आपके साथ शेयर करूँगी। ओके तो जैसे मेरी फ्रेंड जो है ना पूनम, उसने मुझे उस टाइम पे भी यही बोला कि हेतल पता है मैं तूने जो अभी किया ना, जब हम लोग फिर वापस मेरे हस्बैंड तो वहाँ से मंदिर से ये चले गए अपने घर, हम लोग अपने घर चले गए, तो रास्ते में पूनम मुझे ऐसे ही बोल रही थी कि हेतल पता है तू, मुझे ऐसा लगता है कि तू ना एकदम जैसे ये होता ना क्या बोलते हैं उसको एग्जैक्ट वर्ड, ये ऐसे जैसे सट्टा खेलते हैं है ना, ऐसे कि कोई शादी के लिए इतना थोड़ी करता है, मतलब जुगाड़ जिसको बोलते हैं कि जैसे जुगाड़ खेला वैसे, है ना, कि हाँ बाबा बोलते हैं मतलब कन्फर्म अब मुझे वही करना है। मैं बोला हाँ मेरे लिए ऐसा ही है। अब जुगाड़ तो एग्जैक्ट शब्द नहीं यूज़ कर सकती क्योंकि वो नेगेटिव उसमें चला जाएगा, लेकिन मुझे एग्जैक्ट पॉजिटिव वर्ड अभी याद नहीं आ रहा, इसको मैं किस तरह से आपको बताऊँ, है ना, कि ऐसा बोलते हैं या ब्लाइंड फोल्डेड फेथ जो बोलते हैं, ऐसा बोल लीजिए। जैसे कुआं है या फिर जैसे मान लीजिए भगवान जी बोले कि नदी है छलांग मार दो, या फिर पानी है कूद पड़ो, और जैसे कूद पड़ते हैं, है ना, बस वैसे मैंने उस टाइम पे ऐसे ही किया था। और मैंने मैंने मेरे हस्बैंड को भी बताया, मैं बोला देखिए बाबा है साथ में और बाबा ने हाँ बोल दी है तो डेफिनेटली अब मैं सिर्फ और सिर्फ आप ही से शादी करूँगी, दैट्स कन्फर्म, मतलब मेरी ओर से कन्फर्म, क्योंकि अब बाबा जब बीच में होते हैं तो फिर मैं डिनाइन कर ही नहीं सकती, मैं वो चीज़ में पीछे हट ही नहीं सकती। ओके और फिर मैंने जाके अभी बाकी की जो स्टोरी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, अदरवाइज़ ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक कि अभी रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का शेयर करती हूँ जो भी है। ओके सो तब तक थैंक यू सो मच, ओम साई राम, लव यू, बाय।